तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत एक एक्सिक्यूशन से होती है जहाँ पे एक बंदे का सर कलम करने को जा रहे होते हैं और जो बंदा उसकी गर्दन को काटने जा रहा होता है वो अपनी तलवार से लगातार उस पे वार करता चला जा रहा होता है। पर हैरानगी की तो बात ही होती है, गर्दन कटना तो दूर की बात, उस पे एक खरोंच तक ना आती और मामला बद से बदतर तो तब होता है कि देखते देखते वो तलवार भी टूट जाती है। देखने के बाद आसपास के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस कदर डर जाते हैं पर वहीं पे मौजूद वो अनजान शख्स जिसकी गर्दन कटने को जा रही होती है उससे घंटा फड़कना पड़ता। उसकी आंखें इस बात की साफ साफ गवाही दे रही होती है कि वो जो भी है वो चलती फिरती कयामत है। उसकी आंखों में जैसी खून की बूंदें टपक रही हो। वो बंदा समंदर की बहती हुई लहरों से भी ज्यादा शांत होता है। ये जो इतना कोल्ड हार्टेड बंदा है ये हमारा मेन कैरेक्टर है। हमारा मेन कैरेक्टर खुद भी अपने से सवाल पूछते हुए कहने लगता है, आखिर क्यों मुझ पे मौत हराम है, मैं मरता क्यों नहीं हो, मुझे जिंदगी से कोई लगाव नहीं है। वो ये जैसे तैसे कह रहा होता है उससे वो लम्हा सा याद आने लगता है जहाँ पे वो काफी सारे लोगों को मौत के घाट उतार के उनकी लाशों पे खड़ा होता है और घंटा उससे फर्क पड़ा होता है। शायद से देखने वाले के कलेजा उनको मुंह को आने को लगे। वाकई में वो लम्हा भयानक था। अब दूसरे सीन में हम अपने मेन कैरेक्टर को प्रिजन में होल्ड अब बंदा हुआ पाते हैं। वहीं पे एक अनजान लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी कर रही होती है। वो अपनी यह सब कुछ डायरी में नोट करते हुए कहने लगती है, अच्छा बचपन से ही तुम्हें असैसिनेशन टेक्निक्स वगैरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, जबकि उसी ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग अपनी जान गवा बैठे और जबकि तुम इवागाकुरे विलेज से बिलोंग करते हो, तुम्हारे जिस्म से टकराने से तलवार का टूटना यूं मामूली बात है। तो इसी बात से हमारा मेन कैरेक्टर भी एग्री करते हुए कहने लगता है, तुम्हारी बात ठीक है, उस बुड्ढे के हाथों में जैसे दम ही ना हो, मुझे तो यहाँ तक अपने निंजुत्सु की भी इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ी। तो हाँ यार हमारा मेन कैरेक्टर एक निंजा भी है, जिसे तुम लोग शिनोबी कह सकते हो। तो वो लड़की उससे कहने लगती है कि तुम निंजुत्सु इस्तेमाल कर सकते हो मेरे सामने, कि मैं देखना चाहती हूँ। तो ये सुन के गगामारू फौरन से इनकार कर देता है। अब अगले दिन में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की एक्सिक्यूशन एक बार फिर से जारी की जाती है। इस बार उसको जिंदा जलाने का ऑर्डर होता है और यार यूं किसी को आग में जलाना वन ऑफ द पेनफुल डेथ में से एक है। पर जब तक यहाँ पे बात हमारे मेन कैरेक्टर की चल रही है मेरे भाई लोगों, तो उसके लिए कोई चीज भी नामुमकिन नहीं है। अब जो उससे जलाया जा रहा होता है इतनी तपकी हुई आग में भी लकड़ियां वगैरह पिघलने लगती है और यहाँ तक उसके जिस्म पे भी आग लग जाती है। तब भी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को उस तपती हुई आग में भी कुछ ना होता। अब दूसरे सीन में हम फिर से अपने मेन कैरेक्टर को बंदा हुआ देखते हैं। वो अब उसी लड़की से कहने लगता है, ओए तुम लोग मुझे मार क्यों नहीं देते, ऐसा तो नहीं है कि मैं खुद मरने से इनकार कर रहा हूँ। जिन सब में अब वो लड़की उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे अपने बारे में बताते हुए कहने लगता है, मुझे बताया क्या था कि मेरे पेरेंट्स को विलेज के चीफ ने मार डाला और उसकी वजह मुझे नहीं मालूम और ना कि मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कोई ड्रीम वगैरह भी नहीं है। एक शिनोबी का आखिर क्या ही ड्रीम हो सकता है, वो बस उतना ही करता है जितना कि उसे ऑर्डर्स दिए जाते हैं। वो लड़की अब उससे पूछने लगती है, तुम्हें पकड़ा क्यों गया है। हमारा मेन कैरेक्टर इस पे बताने लगता है, वो एक बार विलेज छोड़ के भागने की कोशिश कर रहा था, पर एक जॉब के दौरान मेरे ग्रुप वगैरह ने मुझे धोखा दिया और मैं पकड़ा गया। विलेज यहाँ से भागने की कभी भी इजाजत नहीं देता। बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हमारे मेन कैरेक्टर की एक्सिक्यूशन को फिर से जारी किया जाता है और इस बार की एक्सिक्यूशन में वो बुल वगैरह का इस्तेमाल करके उससे बीच में से फाड़ने को जा रहे होते हैं। ये मेथड भी इंतहाई पेनफुल है। बुल वगैरह एक तरफ तो उससे खींचना शुरू ही करते हैं और दूसरी तरफ वो बुल खुद अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में गिरी पड़ी होती है। तो देख के वहाँ का इंचार्ज काफी गुस्से से कहने लगता है, अगर इस तरह चलता रहा तो हमारे मैजिस्ट्रेट ऑफिस की काफी ज्यादा बेइज्जती होगी। पता वही लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के पास आके कहने लगती है, वेल मुझे समझ में नहीं आ रहा, जबकि तुम मरना चाहते हो पर फिर भी तुमने हमारी मेथड्स के खिलाफ जाने की कोशिश की। चलो दफा करो उन बातों को, वैसे तुमने विलेज को छोड़ने की क्यों कोशिश की। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है, कोई खास वजह नहीं, इवागाकुरे विलेज में बस मैं ही सबसे बेस्ट था, यही वजह से चीफ ने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी। उसकी नादान बेटी सबसे गई गुजरी थी। उसकी बेटी मेरी बहुत ज्यादा कदर करती थी, बहुत ज्यादा केयर करती थी और ज्यादातर वो मुझे बिहेव करना सिखाती थी, जो कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। यही वजह से मैंने विलेज को छोड़ना चाहा। इस बारे में मैंने चीफ को भी बता दिया। चीफ मान भी गए थे, पर उन्होंने मुझसे कहा था कि इसके बदले में तुम मेरा एक आखिरी काम करता हो, पर वो ट्रैप के अलावा कुछ ना निकला, जबकि मुझे ये बात मालूम भी थी। मुझे ये भी पता था चाहे मैं दुनिया के जिस मर्जी कोने में भी चला जाऊं, ये विलेज के लोग मेरे पीछे आते रहेंगे। हालांकि मैं पागल था कि मैं सोच रहा था कि मैं चीफ के खिलाफ जा सकता हूँ, जिस वजह से मैंने हार मान ली। अब हम एक रात का सीन देखते हैं जहाँ पे एक अनजान शख्स उसी लड़की से कहने लगता है, वैसे मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए और मुझे लगता है इसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्या आपको उसका नाम पता है। तो वो लड़की कहती है, हाँ कभी मारू। वो अनजान शख्स इनकार करते हुए कहने लगता है,
नहीं, वो वाला नहीं, दूसरा उसका निकनेम हालो का भी मारो। एक घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता है और कौन मरता है। जहाँ तक जब उसे अरेस्ट भी किया जा रहा था, सिर्फ नजर चपकते ही उसने 20 लोगों की जान ले ली। मैंने सुना है इवागाकुरी विलेज में जो भी शिनोबी वगैरह बनते हैं उन्हें एक मेडिसिन दी जाती है जिससे वो इमोर्टल बन जाते हैं। कहानी हमारे मेन कैरेक्टर पे जाती है जो कि हर बार की तरह बंदा पड़ा होता है। बाय द वे हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है गागी मारू और उससे उसी लड़की की बात याद आने लगती है कि वो ठीक कह रही है, जबकि मैं मरना चाहता हूँ। लेकिन जब वो लोग मेरी जान को नोचने को जा रहे होते हैं, किसी वजह से अपने जिस्म को सख्त कर लेता हूँ। आखिर फिर क्यों मैं मौत से इनकार कर रहा हूँ जबकि मैं मरना भी चाहता हूँ। कल तो जरूर मैं अपनी जान ले लूंगा। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है इस बार हमारे मेन कैरेक्टर को तेल छिड़क के आग लगा दी गई होती है। इस बार भी वो भड़कती हुई आग में से सही सलामत जिंदा बाहर निकल के आ रहा होता है। फिर उस भड़कती हुई आग में से धीरे धीरे ही सही लेकिन कदम लेके आगे बढ़ा होता है। खुद से पूछता है तो आज मैं क्यों नहीं मरा। इन्हीं में वो इंचार्ज भी यहाँ का कहने लगता है, होए तू मर क्यों नहीं जाता, तू किस चक्की का आटा खाता है। अरे वही लड़की कहने लगती है, सर सारी की सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी है। ये कहने की देर होती है हमारे मेन कैरेक्टर को एक अनजान जगह में ले जाया जा रहा होता है और यहाँ पे वो इंचार्ज कहने लगता है, इस बार तुम्हारे मुंह को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। अब इसी तरह उसे एक अनजान रूम में ले आते हैं जहाँ पे गगामारू अपने सामने उसी लड़की को पाता है जो कि अक्सर उसी के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कर ली होती है। हमें पता चलता है वो कोई मामूली इंस्पेक्टर नहीं है बल्कि एक गजब किस्म की सॉर्ट टेस्टर है जो कि ईडो से यहाँ पे भेजी गई है और इसे तुम लोग बुला सकते हो एक्सिक्यूशनर यामादा असाइमन। उसके रोनिंग क्लैन का ट्रेड नेम भी है और इसका क्लैन जनरेशन टू जनरेशन सॉर्ट टेस्टर और एक्सिक्यूशनर का धंधा करते चले आ रहे हैं। यामादा फिर उससे कहने लगती है, तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी करूंगी। यहाँ तक यामादा के ब्लेड घुमाने से भी पहले गगामारू को अपनी मौत दिखती है। तब कहीं जाके गगामारू को होश आती है कि यार ये वाकई में खतरनाक है। गगामारू फौरन से अपने हाथों को छुड़वाता है कि चलते यामादा जो ही उस पे वार करती है गगामारू वक्त पे ही उसे डॉज कर लेता है। ये देख के यामादा बोलने लगती है, क्या हुआ, मैंने तो समझा तुम मरना चाहते हो। और यहीं पे गगामारू नोटिस करता है कि उसकी गर्दन पे छोटा सा कट भी लग गया है। यामादा दोबारा से उसकी तरफ बढ़ते हुए एक गजब किस्म का वार करती है। एज यूजुअल यामादा जब मार के उससे डॉज कर लेता है। उस दौरान यामादा खुद भी हैरानगी से सोच रहा होता है, क्या मैं वाकई में मरना चाहता हूँ। यामादा फिर उससे बोलने लगती है, ये मेरा काम है, मैं काफी लोगों की जान ले चुकी हूँ और उनके आखिरी लम्हे में मैं उनके साथ होती हूँ और इसी वजह से मैं बता पाती हूँ बंदे की सच्चाई ब्लेड के रिफ्लेक्शन में शो होती है। यामादा उससे कहने लगती है कि तुम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो, कहीं ना कहीं पे तुम किसी वजह से जिंदा रहने की अभी भी ख्वाहिश रखते हो। जबकि तुम अपने बारे में बता रहे थे तो मुझे एक बात का तो अंदाजा हो ही गया था कि तुमने एक चीज के बारे में झूठ बोला है, वो कि तुम अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। बताओ मुझे, क्या वही तुम्हारी जिंदा रहने की वजह नहीं है। और वहीं पे हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे गगामारू की वाइफ उससे जो भी कहती होती गगामारू चुपचाप उस पे हाँ ही कहता होता और उसकी वाइफ बिल्कुल एक आम नॉर्मल कपल्स की तरह जिंदगी गुजारना बहुत पसंद करती थी। अब आखिर इतना कुछ याद करने के बाद गगामारू गुस्से में पास में ही मौजूद किसी सैनिक से तलवार लेते हुए यामादा पे टूट पड़ता है। यामादा उसके वार को रोकते हुए कहने लगती है, क्या सब कुछ मैंने सच नहीं कहा। और हमारा मेन कैरेक्टर खुद को तसल्ली देता रहता है, इस जिंदगी से कुछ नहीं चाहता, मैं द गगामारू हालो हूँ। ये कहते हुए वो यामादा पे जो ही टूट पड़ता है। फिर से एक छोटा सा फ्लैशबैक याद आने लगता है। यहाँ पे गगामारू थोड़ी सी जख्मी हालत में होता है। वहीं पे उसकी वाइफ काफी दिलों की गहराइयों से उसका ख्याल रख रही होती है। वो उससे बताती है कि वो एक नॉर्मल लाइफ जीने की बहुत ख्वाहिश रखती है। दरअसल इस विलेज में औरतों को सिर्फ गाँव की जूती ही समझा जाता होता। उसके फादर ने यहाँ तक उसके चेहरे की एक साइड को भी जला दिया होता है ताकि उसकी नॉर्मल लाइफ जीने की इच्छा खत्म हो जाए और वह वैसा ही करे जैसे कि उससे कहा जाए। फिर भी मेरे दाग वाले चेहरे को भी तुमने कबूल किया, अंदर से खाली नहीं हो, तुम दिल के बहुत अच्छे हो। ये कहते हुए उसकी वाइफ उससे किस कर लेती है। उस रोज के पास से गगामारू ये डिसाइड करता है कि वो हर एक गलत काम को छोड़ देगा और अपनी वाइफ को एक नॉर्मल जिंदगी देने के लिए वो इस विलेज को छोड़ने का फैसला करता है। जब ये बात गगामारू ने चीफ को बताई, चीफ को ये बात हरगिज़ काबिल कबूल नहीं थी और विलेज के रूल्स के खिलाफ जाने की वजह से गगामारू आजकल इन हालात में है। उसके बाद उसकी वाइफ के साथ भी बहुत ज्यादा गलत हुआ होता है। वो बहते हुए खून को याद करते हुए कहने लगता है, आम जिंदगी, मैं जीना चाहूंगा एक आम जिंदगी, पर ये नामुमकिन है। यहाँ पे गगामारू धीरे धीरे ही सही लेकिन यामादा पे बाड़ी पड़ता चला जा रहा होता है जो वो बस अपना अगला वार करने को ही जा रहा होता है। यामादा उसे एक लेटर छोड़ करते हुए कहने लगती है,
नॉर्मल लाइफ जीना मुमकिन है। पे लिखा होता है कि जो भी ये एक टास्क कंप्लीट करेगा, चाहे उसने बड़े से बड़ा जुर्म क्यों ना किया हो, उसके जुर्म को मिटा दिया जाएगा और इसके साथ ही साथ उससे गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। हमें बस सिर्फ अंडरवर्ल्ड जाना है। हमें एक ऐसी जमीन ढूंढनी है जिसे तुम हेवन से कम नहीं कह सकते। यूक्यू किंगडम से आगे साउथ वेस्ट की साइड पे तुम्हें मिलेगी। जिसे ढूंढा गया था वो कोई और नहीं बल्कि हेवन थी। वो नजारा दिल पे छू जाने वाला था। तुम्हारा टास्क यह है, तुमने वहां पे जाके एलिक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढना है। कहा जाता है इससे खाने से बंदा इमोर्टल हो जाता है। इस टास्क के लिए काफी कई सारों को भेजा गया था। जो भी वापस लौट के आता था वो एक तरह से खुद भी फूल वगैरह बन चुके होते थे। हालांकि मुझे लगता है तुम ये कर सकते हो। जहाँ तक मैंने सुना है तुम्हारी वाइफ आज भी तुम्हारा इंतजार करिए तुम्हारे विलेज में। खुद को अकेला बंद कर दिया सिर्फ तुम्हारे इंतजार में। तो सुनने के बाद गगामारू की आंखें खुली की खुली रह जाती है। यहाँ पे जो इंचार्ज होता है वो कहता है मैं इसे यू रिलीज करने से इनकार करता हूँ। में हम देख पाते हैं गगामारू को अपनी वाइफ की याद सताने लगती है और वो यहाँ पे रोने लगता है। गगामारू यामादा से जहमत होकर कहने लगता है ओए तुम निंजुत्सु देखना चाहती थी है ना। ये कहते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के जिस्म में से बढ़ बढ़ के वो शोले वो बड़कती हुई आग बाहर निकलने लगती है। बस एक ही झटके में वो यहाँ पे सबको मौत के घाट उतार देता। जबकि यामादा ने अपनी तलवार उस इंचार्ज के गले के आगे ताड़ी हुई होती है। फिर आखिर में गगामारू बोलता है मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा एलिक्सर ऑफ लाइफ को। यहीं पे गगामारू खुद से जहमत होकर कहने लगता है तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और जिंदा लौट के भी आऊंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत सागरी के पास्ट से होती है, जहाँ पे सागरी एक बहुत छोटी बच्ची होती है। वहीं पे सागरी के फादर अब एक मुजरिम को वहीं पे एक्सिक्यूट करने को जा रहे होते हैं और इसी में वो मुजरिम अपनी एक कहानी सुनाने लगता है। और वो जैसे तैसे सुना रहा होता है सागरी का फादर उधर ही उसका सर तन से जुना कर डालता है। और उसके फादर ने इतनी स्मूथली ये काम किया होता है कि उस मुजरिम को इस बात का एहसास तक नहीं हुआ होता। यहाँ तक उसकी गर्दन कट जाने के बाद भी वो अपनी कहानी को जारी रखता, जैसे कि उसकी रूह को भी अब ये ना मालूम पड़ा हो कि इसकी गर्दन कट चुकी है। का एक ही मतलब है उससे काफी पीसफुली मौत मिली है। उससे दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। और तभी वो लम्हा, वो समय, वो मौका, वो सीन सागरी के दिमाग पे चढ़ जाता है। वो उससे काफी ज्यादा कूल पाती है और यहीं पे सागरी डिसाइड करती है कि वो अपने फादर की तरह ही एक एक्सिक्यूशनर बनेगी और इसके चलते ही लोगों को एक पीसफुल मौत देगी। और यूं ही सागरी अब जूं बड़ी होती चली जा रही थी वो भी एक एक्सिक्यूशनर बनी जैसे कि उसने डिसाइड किया था। और जब वो एक शख्स की गर्दन को जुदा कर दिया तब जाके उससे इस बात का एहसास होता है कि हाँ यार ये काम इतना ज्यादा आसान होने को नहीं जाएगा। जैसे कि वो इस बंदे के बोझ को उसके गिल्ड को अपने शोल्डर्स पे पाती है, जो कि सागरी हरगिज़ सहने के लिए तैयार ही ना होती। और तभी इसी के साथ उसका पार्टनर आके उससे कहने लगता है तुम उसकी जान लेने को जा रही थी तब तुम्हारे मन में काफी शक और डर सा था। और जिस वजह से उसने जिसकी जान लिया वो एक सकून मौत ना बढ़ा बल्कि उससे काफी दर्द हुई है। तो इसी में हम सागरी को एक बार फिर से किसी को एक्सिक्यूट करते हुए देखते हैं। उसका सर जुदा करने के बाद उसका पार्टनर एक बार फिर से सागरी से कहने लगता है सागरी अपनी नजरें अपने ब्लेड के रिफ्लेक्शन पे दौड़ा। और सागरी अपनी नजरें जैसे जैसे ठहराती है वाकई में एक काफी खौफनाक और भयानक मंजर देखती है। सारे के सारे लोगों का गिल्ट उस शॉट के रिफ्लेक्शन में पाती है जिसकी वो जान ले चुकी होती है। उसका पार्टनर उसे इस बात का एहसास दिलवाना चाह रहा है सब सच्चाई प्लेट के रिफ्लेक्शन में छुपी पड़ी होती है। और इस वक्त भी सागरी के मन में काफी डर था और इस वजह से सागरी इस बंदे को भी एक सकून मौत देने में नाकाम हो गई। सागरी अब खुद को इन लोगों की नफरत में डूबता हुआ पाती है। वो नफरत जैसे कि सागरी के तन और बदन को झंझोड़ डाले। वो नफरत खत्म होने का नाम तक न ले रही होती। बेशक वो नफरत समंदर की जाग से भी ज्यादा बढ़ के थी। यूं ही सागरी सोचने लगती है क्या वो अपने फादर की तरह एक एक्सिक्यूशनर बन भी पाएगी या नहीं, क्या वो किसी को सकून दे मौत भी दे पाएगी या नहीं। ये सबके बाद कहानी प्रेजेंट पे आती है। वहीं पे सबसे पहले हम शोगन और यामादा क्लैन के बंदों को देखते हैं और उनके सामने काफी ज्यादा क्रिमिनल्स को बंदी बना के रखा गया होता है। और यहीं पे सबको बताया जाता है कि तुम लोगों को पैराडी आइलैंड जाना है और जहाँ पे उन्हें सब सिंपली एलेक्सर ऑफ लाइफ को जाके लाना है। और जो भी ये लाने में सक्सेसफुल रहा उससे मौत की सजा से छुटकारा दे दिया जाएगा। बात यहाँ पे भी आके खत्म नहीं होगी और तुम लोगों को एक इनाम भी दिया जाएगा। और मैं पहले ही बता दूं सारे क्रिमिनल्स के बीच में हमारा मेन कैरेक्टर गागीमारू भी बैठा हुआ होता है। और यहीं पे एक लड़की हमारे मेन कैरेक्टर गागीमारू से सहमत होकर कहने लगती है मैंने तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी और यहाँ तक मैं तुमसे मिलने की काफी ख्वाहिशमंद थी। और अब जबकि मैंने तुम्हें एक ऐसी जगह पे पाया तो मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ और
तुम तो दिखते भी एकदम छोटे हो। अरे यार, सभी के बीच में एक सैनिक कहने लगता है, तुम लोगों के मुंह पे जो भी मार्क्स लगे हैं उन्हें तुम लोग हटा सकते हो। अब ये सुनने के बाद सारे के सारे क्रिमिनल्स काफी खुशी से अपने मास्क को हटा देते हैं। फिर उनके सामने एक अनजान शख्स को पेश करते हैं जो कि उसी हेल पैराडी आइलैंड से लौट के वापस आया होता है। और उसकी हालत देख के अब सबके पैरों तले जमीन खिसक गई होती है। के चलते वो सैनिक बताने लगता है, यही एक वाहिद शख्स है कि आज तक पैराडी आइलैंड से लौट के वापस आया है। इसके पूरे शरीर पे इसी तरह फूल वगैरह निकले और जैसे कि इसमें अब इंसानियत बची ही ना हो। इसके अलावा 60 बंदे मजीद और थे, मगर आज तक उनमें से कोई वापस ना आया। इतना कुछ देखने के बाद सारे के सारे क्रिमिनल्स यहीं पे काफी ज्यादा डरने लगते हैं और यहाँ तक उस आइलैंड में कदम रखने के खौफ से अब पीछे हटने लगते हैं। तभी उन्हीं के बीच में से एक उठ के यहाँ से जाने ही लगता है। या फिर नजर चपकते ही एक सामुराई आके उसकी गर्दन को अलग कर डालता है और उन्हें इस बात पे यकीन दिलवाता है कि तुम लोग यहाँ से अब जिंदा वैसे भी लौट के वापस नहीं जा सकते। और यहीं पे अब एक सैनिक कहने लगता है, तुम लोगों की निगरानी के लिए एक एक सामुराई तुम लोगों के सर पे सवार कर दिया जाएगा जो कि तुम लोगों के साथ 24 घंटे मौजूद होगा। और बस ये कहने की देर होती है कि सारे के सारे सामुराई अपने अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल के सारे क्रिमिनल्स की गर्दन के करीब तान डालते हैं। और यहाँ पे सागिरी हमारी गागी मारू को मॉनिटर करेगी। यूं शोगिन पास में मौजूद एक सामुरा के कान में धीरे से कुछ कहता है। इसके चलते वो सैनिक फिर सारे के सारे क्रिमिनल्स को बताने लगता है, तुम लोग तादाद में काफी ज्यादा हो और जिस वजह से आइलैंड तक पहुंचना तुम सबका मुमकिन नहीं। ये बात सारे लोगों के सरों के ऊपर से गुजरी होती है कि तभी एक क्रिमिनल पीछे से दूसरे क्रिमिनल की गर्दन को घूमते हुए उसकी जान ले लेता है। तब कहीं जाके यह बात सारे क्रिमिनल्स के सर पे सवार होती है कि हाँ यार, इसका मतलब ये लोग चाह रहे कि ये लोग एक दूसरे की ही जाने ले और जो बच्चे कुछ होंगे उन्हें सब ले जाया जाएगा। और इसी तरह फिर सारे के सारे एक दूसरे पे अटैक करना शुरू कर डालते हैं। ये सारी की सारी चीजें शोगुन काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। जिस समय शोगुन पूछने लगता है कि रेड सील वाले कौन से मुजरिम है। यहाँ पे रेड सील से मतलब हाईली स्किल्ड क्रिमिनल्स, और जिस पर वो सैनिक सब बच्चे कुछ क्रिमिनल्स का ही नाम लेता है। और इसमें वो पर्पल बालों वाली लड़की भी शामिल होती है जो कि गीगामारू से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई होती है। और इसके साथ ही साथ सबसे टॉप पे हमारा मेन कैरेक्टर गागीमारू। ये नाम सुनने के बाद शोगुन जूं ही अपनी नजरें अपनी निगाहें गागीमारू की तरफ ठहराता है। वो नोटिस करता है वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं है, बस चुपचाप खड़ा अपनी जगह पे बस कदम जमा के खड़ा होता है जैसे कि वो सिर्फ जिंदा एक लाश हो। इन समय सागरी के पास उसका पार्टनर आता है जो कि खैर पार्टनर तो कम होता है, लेकिन खैर वैसे इसका नाम एल्जोन है। एल्जोन उससे कहने लगता है, तुम अभी भी इन चीजों के लिए तैयार नहीं हो। तुम एक वॉरियर की बेटी हो और इसके नाते तुम्हें अब से मेंशन में ही रहना चाहिए था। हमारा सॉर्ट पकड़ के खिलिंग करना तुम्हें जहमत नहीं देता। पर सागरी यहाँ पे पीछे हटने से इनकार करती है और इसके चलते ही हमें उसका एक पास सा दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक यामदा क्लैन में पैदा हुई होती है जिसका मकसद सिर्फ खिलिंग होता है। और यही वजह से जब वो शहर में जाया करती थी बाढ़ के बच्चे उससे काफी ज्यादा बुली करते थे। ये सिर्फ एक कातिल की बेटी है। इस दुख को सहते सहते वो ये डिसाइड कर ही लेती है कि वैसे भी वो इस नाम से बदनाम है तो क्यों ना फिर इन हाथों को भी खून से बदनाम कर दिया जाए। और यूं ही एक रोज वो तलवार उठा के उसके रिफ्लेक्शन में झांकती है और उस रोज ही उस मौके में ही उसे अपना मकसद मालूम पड़ जाता है। इसी में कहानी प्रेजेंट की ओर आती है। इन्हीं समय कुछ क्रिमिनल सागरी से तलवार छीनने आ रहे होते हैं और यही सोचते हुए सागरी एक के बाद एक की गर्दन को काटती चली जा रही होती है। और उनकी जान लेने के बाद तब कहीं जाके उसे एहसास होता कि एक बार फिर से वो उनके डर में बसी पड़ी है और उसने जान नहीं छुड़ाई उनसे अपनी। और अब सारे लोगों के बीच में गागीमारू सबको बताने लगता है कि यूं फजूल में मारपीट सबके लिए ठीक नहीं है। वैसे तो गागीमारू ये बात सीधा शोगुन के मुंह पे आके कह रहा होता है। पर ये बातें सुनने के बाद गागीमारू को उसकी औकात याद दिलवाने के लिए ये अनाउंस किया जाता है, जो भी गागीमारू को मारेगा उससे पहले लम्हे में उस आइलैंड पे बेचने के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और आप देखते ही देखते कुछ लोग फौरन से गागीमारू को जान को नोचने के लिए आ रहे होते हैं। गागीमारू उन्हें वार्न भी करता है कि मेरे पास मत आओ, फजूल जालन में कुछ नहीं रखा, पर वो सुनते ही नहीं। और अब मजबूरन गागीमारू भी काफी ज्यादा सीरियस होकर कहने लगता है, तो ये बात है फिर आओ और मौत का मजा चख लो। जिसके बाद गागीमारू धीरे धीरे से इसे लेकिन अपने कदम जमाते हुए उन क्रिमिनल्स की तरफ बढ़ता है। बस नजर चपकते ही वो एक एक को काफी ब्रूटल काफी बुरे तरीके से मारता चला जा रहा होता है जैसे कि उसके वार के पीछे कोई इंतहा ही ना हो। यकीनन वो लम्हा काफी भयानक था और देखने वाले के कलेजे उनके मुंह को आने को लगते हैं। अलबत्ता गागीमारू की खिलन रुकने का नाम तक ना ले रही होती। जो भी गागीमारू के खिलाफ कदम जमाता वो एक सेकंड तक भी जिंदा ना रहता। सब पे नजर टिराने के बाद कुछ लोग तो डर जाते हैं और कुछ लोग बस हैरान खड़े चुपचाप देखते रह जाते हैं। अब लोगों के खून में बहते हुए गागीमारू अपना सर उठा के कहने लगता है, मुझे एक बात का अफसोस है,
किंग का गिल्ड अब मुझ पे पहाड़ बन के रह जाएगा। और अब कहीं जाके सागिरी को ये बात रियलाइज होती है कि वो भी उसी की तरह है। गागीमारू में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है इन पेन वगैरह को बर्दाश्त करने की, और उसे भी कोई ऐसी स्ट्रेंथ चाहिए जो कि ये सब कुछ सह पाए। और आजकल गागीमारू हिचकिचाता भी है तो वो भी सिर्फ अपनी वाइफ की वजह से, वरना अपनी वाइफ से पहले गागीमारू बिना सोचे समझे किसी की भी जान ले सकता होता। और अब इस वक्त सिर्फ 10 लोग ही बचे होते हैं और यही लोग सेलेक्ट होते हैं। और अब दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है सारे के सारे क्रिमिनल्स अपने समुराई के साथ उस आइलैंड पे पहुंचने को जा रहे होते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे हमारी एपिसोड 2 खत्म होती है। तो यार एपिसोड 3 की शुरुआत एक ऐसे शख्स से होती है जो कि इंसान खिलाने के नातर इंसान ही नहीं था, जो कि मॉन्स्टर खिलाने के नातर मॉन्स्टर ही नहीं था। वो जो भी चीज थी सब लोगों की सोच से बढ़ के थी। उस यहाँ शख्स की तरफ सारे के सारे लोग अपने हर एक हथियार से वार करते चले जाते हैं। पता नहीं वो साला कौन सी चक्की का आटा खाता था, उससे जरा भी कुछ ना होता। और ये कहानी यहाँ पे भी आके खत्म नहीं होती। वो शख्स जिस पे लगातार वार होते चले जा रहे थे वो यहाँ तक मुस्कुराते हुए अपने सर से कटाना को बाहर निकालता है। यकीनन वो लम्हा बहुत ज्यादा भयानक था, यकीनन वो कयामत से बढ़ के था। वो एक अलग चीज थी, एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसे तुम लोग लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस कह सकते हो। और इसी सब सीन में हम गागीमारू को भी देखते हैं जो कि उस वक्त छोटा होता है। और वो ये सब देख के कहने लगता है हमारे विलेज का चीफ इमोर्टल था कि उसने वही लाइफ ऑफ एलिक्सर को खाया होता है जो कि उसने काफी दूर समंदर को पार करके एक आइलैंड से पाया था। तो हाँ यार अब कहानी प्रेजेंट पे जाती है जहाँ पे गागीमारू फाइनली पैराडी आइलैंड पहुंच चुका होता है। गागीमारू सिगिरी से बोलने लगता है वेल मुझे ये तो पता है एलिक्सर जरूर एग्जिस्ट तो करता है, पर मुझे ये नहीं मालूम क्या वो इस आइलैंड पे होगा भी या नहीं। और इस पगली सिगिरी ने यहाँ पे गागीमारू के हाथ को भी बांधा होता है। वैसे ये आइलैंड चारों तरफ काफी ज्यादा खूबसूरत होता है, पर गागीमारू कुछ तो अजीब सा महसूस करता है। वो आसपास के माहौल को जरा भी नेचुरल ना पाता। और गागीमारू को इतना तो जरूर पता होता है कि जो लोग भी इस आइलैंड पे आए हैं वो आज तक लौट के नहीं आए, और बस एक ही लौट के आया था और उसका भी हाल उनके सामने है। यही वजह से अब गागीमारू भी अपने हाथ के रस्सी को खोल देता है। पर यह सब देख के सागरी अपनी तलवार निकालते हुए गागीमारू के गले के आगे तार डालती है और उससे वार्न भी करती है कि ये रूल्स के खिलाफ है और मैं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं हूँ। जिस पर गागीमारू भी अब अपने दिल पे पत्ता रखते हुए उसकी बात को मान ही लेता है। पर इसी में नजर चपकते ही एक अनजान दिशा से एक अनजान वार सीधा आके गागीमारू को लगता है। और अब जब सागिरी अपनी नजरें दोहराती है तो वो अपने सामने एक अनजान क्रिमिनल को पाती है और उसके पास में मौजूद उस क्रिमिनल का एग्जीक्यूशनर भी सवार होता है। पर सागरी और ये एग्जीक्यूशनर इनके जाती मामलों में दखल अंदाजी नहीं करते और इन सब में ये क्रिमिनल यहाँ पे समझने लगता है कि उसने गागीमारू का काम तमाम कर डाला है। काम तमाम करना तो दूर की बात है, यहाँ पे हम देख पाते हैं गागीमारू के मुंह पे जरा भी एक स्क्रैच तक ना होता। कहने मौके पे गागीमारू ने अपनी गर्दन को डिसलोकेट कर दिया होता है। गागीमारू उस क्रिमिनल की तरफ इशारा करते हुए कहने लगता है ओए सागिरी इसे देखो। पर सागिरी कहती है मुझे मालूम है ये क्रिमिनल बहुत ज्यादा डेंजरस है, और जब ये ट्रेनिंग में था तो उससे उल्टा अपनी वेपन से इस तरह से प्यार हो गया था जैसे कि लड़कों को लड़कियों से होता है, और यही वजह से अब इसने तरह तरह के हथियार अपने साथ रखे होते हैं। तो इसी बीच में गागीमारू उसकी बात को काटते हुए कहने लगता है मैं तुम्हारी वो बकवास नहीं कह रहा था, मैं कह रहा हूँ इसके हाथ तो खुले पड़े हैं। फिर सागिरी भी किशिरू से पूछने लगती है कि इसके हाथ क्यों खुले हैं, तो वो उससे होश दिलवाते हुए कहने लगता है ये बैटल फील्ड है, इन बचकाना हरकतों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। और वो किशिनोरू से कहता है वैसे भी तुम एक लो रैंक की हो, मैं तुम्हें क्यों जवाब दूं। इन्हीं सब में अब गागीमारू उस क्रिमिनल से जहमत होकर कहने लगता है अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो फिर मेरे पास भी कोई और चारा नहीं बल्कि तुम्हारी जान को मैं नोच लूं। पर इससे पहले दोनों के दोनों एक दूसरे पे टूटे भी पड़ते हैं। सागरी पागल कहीं की अभी भी गागीमारू से कह रही होती है अपने हाथ बांधो। अब यहाँ पे गागीमारू को ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता कि वो हाथ खोल के लड़े या फिर हाथ बंद करके, और अब वो झुंझुई अपने हाथ को बांध रहा होता है। क्रिमिनल लगातार उस पे तरह तरह की वेपन से वार करता चला जा रहा होता है। सारी की सारी वेपन गागीमारू के साथ टकराते ही टूटती चली जा रही होती है, और यहाँ तक हाथ बंदे होने के बावजूद भी गागीमारू को जरा भी ज्यादा वक्त ना लगता। हालांकि एक ही झटके में उस पे बाड़ी पड़ जाता है, पर गागीमारू की जानलेवा वार की वजह से भी वो यहाँ तक बच जाता है वो क्रिमिनल, क्योंकि उसने एक स्ट्रॉन्ग आर्मर पहन रखा होता है। उठ के बड़ी अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहने लगता है अभी तो सिर्फ फाइट शुरू हुई है। पर तभी हमें दूसरे सीन में कुछ ऐसा दिखाया जाता है जो कि वाकई में चमत्कार से बढ़ के होता है। हमें दिखाया जाता है गागीमारू ने एक ही झटके में उसके मौत के घाट उतार दिया होता है, और उसकी साड़ी की सारी वेपन्स उसके ही आर पार कर रखी होती है। इसके बाद किसो अपनी स्वॉर्ड निकाल के उस क्रिमिनल का गला को काट डालता है कि जब वो क्रिमिनल मर जाता है तो इन्हें कहा गया होता है कि उसका सर वापस ले आया करो। यार जाते जाते सागरी उससे कहने लगती है किसो सावधानी से। किसो भी उससे बता देता है कि ये सब उसे कहने की कोई जरूरत नहीं है,
कि अब से सावधानी मुझे नहीं तुम्हें लबानी चाहिए। तो खुद को खुशकिस्मत कहता हूँ कि मैं इतनी जल्दी यहाँ से फरार हो रहा हूँ। यहाँ पे पहुंचते सारे उसने काफी कुछ देखा है। लोग उल्टा एक दूसरे की जान लेना ही शुरू कर डाली थी और यहाँ तक आधे लोग मारे भी गए हैं, ताकि यह सब कुछ कंपटीशन को कम करने के लिए किया गया है। और यहाँ पे रोज को घंटा किसी का फर्क नहीं पड़ता कि साकी शोगुन को भी इससे ज्यादा मतलब नहीं है। वो सिर्फ एलिक्सर को चाहता है। जिस तरह से हालात चल रहे हैं, सिर्फ एक दिन में ही सिर्फ एक दो बंदा ही बाकी रह जाएगा। वो ये जैसे तैसे कह होता है। हमें एल्सोंग की तरफ दिखाया जाता है। यहाँ पे एल्सोंग का क्रिमिनल उसकी ही जान को नोच लेता है। इसी तरह बाजी पलट जाती है। लोग जिनके साथ टीम अप कर रहे होते हैं उन्हें बिट्रे कर रहे होते हैं। इसी तरह लाशें बस गिरती चली जा रही होती है। मेरे भाई लोगों, जाते जाते किसो कहने लगता है सावधान रहना, क्योंकि तुम भी एक क्रिमिनल के साथ मौजूद हो। और ये कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। कुछ सुनने के बाद सागरी अब गागी मारू के बारे में ही सोच रही होती है। अचानक से गागी मारू उस पर टूटा पड़ता है। सागरी उसके वार को रोकते हुए अब परेशानी से कहने लगती है, तो तुम ये सब कुछ किस लिए कर रहे हो? ये रूस के खिलाफ है। तो कीसो से बताता है, मुझे वो एलिक्सर चाहिए और इसके लिए मैं अब किसी भी हद तक जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं एलिक्सर को ना पा सका तो इसके बाद मेरे गांव पे हमला होके रहेगा और वो जो कि सबकी जानों को नोच रहेगा। देखते देखते दोनों के दोनों एक दूसरे पे टूटे पड़ते हैं। और इधर सागरी गागी मारू की जान को लेना तो चाह रही होती है, फिर अपने डर और कमजोरी की वजह से उसमें इतनी हिम्मत ना होती। उधर ही दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है आजकल ये कमजोरी गागी मारू में भी पाई जाती है। उसकी वजह अगर मैं बताऊं तो उसकी वजह उसकी वाइफ ही है। पहले गागी मारू इतना स्ट्रांग होता था कि वो बिना सोचे किसी की भी जान ले सकता होता था। और जब से उसे उसकी वाइफ से प्यार हुआ है वो आजकल इतना पावरफुल नहीं रहा। उससे पहली बार जज्बात महसूस हुए थे वो भी सिर्फ अपनी वाइफ की वजह से। हमें दिखाया जाता है गागी मारू को काफी मौके मिलते हैं, यहाँ तक सागिरी की जान लेने के लिए भी। अपनी कमजोरी की वजह से गागी मारू उसकी जान ना ले पा रहा होता। और हालांकि गागी मारू लड़ते दौरान उस हिम्मत को ढूंढ रहा होता है, कैसे ना कैसे करके वो इसकी जान को ले ले। इसी तरह लड़ते हुए गागी मारू को अपने चीफ की बात भी याद आने लगती है। ये इमोशन सिर्फ और सिर्फ वीकनेस होती है। इसी में थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है दूसरे सी में गागी मारू पूरे तरीके से सागिरी पे भारी पड़ चुका होता है। सागिरी पीठ के बाद अब जमीन पे लेटी और गागी मारू उसके ऊपर होता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी गागी मारू उसकी जान को ना ले पा रहा होता। अपनी वाइफ की याद से उसकी आंखों में अब आंसू बहने लगते हैं। जो सब देखने के बाद गागी मारू खुद को कोसने लगता है कि अब भी ये हाल है तुम्हारा। एक वक्त में मैं जो होता था वो आज कल में नहीं हूँ। और ये रूप सागिरी ने गागी मारू का पहली बार देखा होता है, कि आखिरकार वो भी तो एक ह्यूमन है और उसमें भी इमोशन पा जाते हैं। चाहे जरूर एक वक्त में उसके इमोशंस नहीं होते थे, मगर अब है। तो सागिरी भी अब उससे बोलने लगती है कि मारू तुम कमजोर नहीं हो, मगर अब ये स्ट्रेंथ की एक नई किस्म है तुम्हारी। वो उसकी सॉर्ट पे कबर चढ़ाते हुए कहने लगती है, तुम अब वो पहली वाली चीज नहीं ले जो कि लोग तुम्हें कहते थे। सीधी स्ट्रेंथ उसे ही कहते हैं जब तुम अपने आप को समझ सको, अपने जज्बात को। और यही सेम लाइन गागी मारू की वाइफ ने भी उससे कही होती है। जिन सबके बाद सागिरी उससे कहने लगती है जो कुछ भी हो उससे भूल जाओ, अब एक नई स्टार्ट है हमारी। दूसरे सी में हम तामिया नाम के क्रिमिनल को देखते हैं, जहाँ पे उसे जूं एक बटरफ्लाई काटती है और बस उसके चेहरे को देख के उस क्रिमिनल को वो बंदा सा याद आने लगता है जिसके जिस्म पे फूल वगैरह उग रहे थे। ये सोचते हुए वो फौरन से अपने हाथ को ही काट डालता है और तभी हमें दिखाया जाता है उसका कटा हुआ हाथ अब फूल वगैरह में बदलने लगता है। और इसी में वो सारे के सारे कीड़े मकोड़े अपने आसपास पाते हैं। इसके अलावा कुछ अजीबो गरीब चीजें भी। और जबकि दूसरी और ये सारी की सारी चीजों ने गागी मारू और सागिरी को भी घेर रखा होता है। और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत तामिया नाम के क्रिमिनल के फ्लैशबैक से होती है, जहाँ पे तामिया ब्लेड ड्रैगन के निकनेम से काफी ज्यादा फेमस होता है। और उसके स्किल को करीबी से गले लगाने के बाद उसके इलाके का लैंडलॉर्ड उसका ऑफिसर बनने के लिए ऑफर करता है। और इसी तरह एक रोज लैंडलॉर्ड बातों ही बातों में उससे कहने लगता है चाहे जरूर तुम्हारे नाम में ब्लेड ड्रैगन क्यों ना था, मगर असल में तुम ड्रैगन के आगे अपने कदम नहीं जमा सकते। पर ये कहने की देर होती है तामिया का गुस्सा और उसकी प्राइड उसके सर पे चढ़ जाती है और तामिया सीधा जाके इस जगह के गेट पे बने ड्रैगन पे जाके वार करता है और उसके फ्रंट गेट पूरा तबाह कर डालता है। और उसके इस हरकत की वजह से वहाँ का लैंडलॉर्ड उससे क्रिमिनल की लिस्ट में डाल देता है। और ये सारी की सारी बातें वो प्रेजेंट में फूजी नाम के समुराई के साथ शेयर कर रहा होता है। और इसी तरह तामिया उसके क्लैन का भी मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है तुम यामदा वाले सिर्फ गर्दन ही उड़ा सकते हो और तुम लोगों का कोई काम तक नहीं है।
फूजी उससे इनकार करते हुए कहने लगता है उनका काफी काम है नए सॉर्ट वगैरह को टेस्ट करना, मेडिसिन वगैरह क्रिएट करना। ये कहते हुए फूजी अपनी सॉर्ट तामिया की ओर तार डालता है। यहाँ पे तामिया को लगने लगता है कि जैसे कि उसने उसे वाकई में काट दिया। फिर फूजी उसे वार्न भी करता है अगली बार यामादा के बारे में कुछ गलत कहा तो बीच में से ही काट दूंगा। खैर यार यूं ही चलते चलते अब सीन उधर ही आ जाता है जहाँ पे हमारी पिछली एपिसोड एंड हुई थी। दूसरी ओर कहानी गागीमारू और सिगेरे पे जाती है जहाँ पे उन्हें भी अजीबो गरीब मॉन्स्टर ने घेर रखा होता है। गागीमारू उनके खिलाफ जो लड़ा होता है उसे इस बात को तो एहसास होता है कि हाँ यार ये मॉन्स्टर वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर है। बस से बदतर अब ये मॉन्स्टर यहाँ पे ज्यादा होते चले जा रहे होते हैं। मॉन्स्टर के चेहरे पे मुस्कुराहट देख के सागिरी को काफी ज्यादा डर लगने लगता है। पर ये सिचुएशन सिर्फ कुछ लम्हों के लिए रहती है क्योंकि गागीमारू अब यहाँ पे इस्तेमाल करने लगता है निंजुत्सु और वो अपने निंजुत्सु का इस्तेमाल करके एक एक मॉन्स्टर की जान नोचता चला जा रहा होता है मेरे भाई लोगों। और इसी बीच में एक मॉन्स्टर यहाँ तक सिगेरी पे भी टूटने को जा रहा होता है कि वक्त रहते ही गागीमारू उससे भी आके बचा लेता है। और अब यहाँ पे गागीमारू थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि उसने इससे क्यों बचाया। इसी डिस्ट्रैक्शन से वो मॉन्स्टर का वार बस गागीमारू को लगने को जा रहा होता है। एक अनजान शख्स बीच में आके उस मॉन्स्टर की जान ले लेता है और हमें यहाँ पे मालूम पड़ता है उसके साथ कुछ और लोग भी होते हैं। और यहाँ पे वही यूजिरिहा वाली क्रिमिनल भी मौजूद होती है और ये क्रिमिनल गागीमारू के करीब आने की कोशिश करती है और उसके साथ ही साथ उसे बताती है कि अगर हम मिलकर काम करें तो हम जल्दी कामयाब हो सकते हैं। पर हमारा गागीमारू जो होता है वो एक सख्त लौंडा होता है। गागीमारू उससे एक ही लम्हे में जमीन पे पटक डालता है और वो उससे बताता भी है कि तुम्हारी चीप ट्रिक्स मुझ पे काम नहीं करेगी। यहाँ पे सवाल पूछने लगती है पर यहाँ पे दो समुराई क्यों है एक क्रिमिनल पे। तो गिंजी नाम का समुराई इस पर बोलने लगता है इसके लिए जिस बंदे को वो ये गार्ड कर रहा था उसे इस क्रिमिनल ने अपने जाल में फंसाया। वो गागीमारू को करने की कोशिश कर रही थी और इसी तरह फिर उसकी जान ले ली। पर जबकि मैंने इस लड़की को खतरनाक पाया तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी इस पे कड़ी नजर रखूंगा। खैर यार वो लड़की दोबारा से गागीमारू के करीब आते हुए कहने लगती है कि हमें एक साथ वर्क करना चाहिए। और एक बार फिर से गागीमारू उसके जमीन के बल पटकते हुए कहने लगता है मैं तुम जैसी पे कभी ट्रस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि वो क्रिमिनल भी अपनी ग्रिप का इस्तेमाल करते हुए गागीमारू से कहने लगती है ट्रस्ट वो भी हम पे। क्या तुम पागल हो, हम कोई दोस्त नहीं है, हम लोग किसी भी वक्त एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं। और जब एलेक्सर एक को हमें से मिल जाएगा तो वो जाहिर सी बात है हम में से किसी एक का ही होगा कि माफी भी सिर्फ एक ही को दी जाएगी। और तब तक के लिए मुझे लगता है हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जिस समय गागीमारू से पूछने लगता है तुम्हारी टीम अप करने से मेरा क्या फायदा, वो क्रिमिनल उससे बताने लगती है मैं अपना नॉलेज तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सारे मॉन्स्टर के बीच में से हमें सबसे ज्यादा खतरा उन छोटी छोटी बटरफ्लाई से है क्योंकि वो जिसको भी काट लेती है तो उसके जिस्म पे फ्लावर्स उगने लगते हैं और वो खुद भी एक फ्लावर बन जाते हैं। ये सब कुछ उससे इसलिए पता है क्योंकि उसने उसी लड़के पे ट्राई किया था, इस लड़की ने पागल बनाया था। अब आगे से गागीमारू कहने लगता है तुम तो बड़ी बेदर्दी से इस जगह पे सरवाइव करना चाहती हो। वो क्रिमिनल लड़की उससे बताती है उसकी एक छोटी बहन थी जो काफी ज्यादा बीमार थी और उसका मेडिसिन का पैसा प्रोड्यूस करने के लिए मैं इस क्रिमिनल के धंधे में आई हूँ। मार उसकी मजीद और बातों को काटते हुए कहने लगता है अरे अगर तुमने झूठ बोलना ही है तो एटलीस्ट यार थोड़ा सा छोटा तो रखो ना झूठ। उसके रंगे हाथों पकड़ जाने के बाद अब वो भी सीधा लाइन पे उतरते हुए कहने लगती है सिंपल क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती। हाँ इतनी हरी जवानी में मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। और फिर इन सब के बाद बिल आखिर गागीमारू भी उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। अब देखते देखते सारे लोगों में एकदम से सागिरी को कुछ हो जाता है और वो यहीं पे गिर के बेहोश हो जाती है। इस समय हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे हम सारे लोगों में यामादा के बीच में एक सामुराई को देखते हैं। सबसे पहले काफी जल्दी एक ही मंथ में कंप्लीटली सामुराई बन चुका होता है क्योंकि अच्छों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल का काम होता है। और जब उससे पूछा जाता है कि सबसे पहले तुम कौन से क्रिमिनल को एक्सिक्यूट करना चाहोगे तो वो नाम लेता है आजा क्रिमिनल। फिर हमें बाद में पता चलता है वो जब उसके जेल के पास आता है वो उसे कहता है आजा भाई मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। हाँ यार यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है असल में ये उसका बड़ा भाई है। और अब कहानी आजा पे आती है जो कि इसी आइलैंड में उससे भी भेजा गया होता है और ऊपर से उसका एक्सिक्यूशनर उसका छोटा भाई होता है जो कि हरगिज़ उससे एक्सिक्यूट करेगा ही नहीं, शायद वो जितने मर्जी रूल्स को तोड़ डाले। बाय द वे उस आजा के छोटे भाई का नाम होता है टोमा। खैर यार तब तक उन्हें भी चारों तरफ से उन्हीं अजीबा गरीब मॉन्स्टर ने घेर रखा होता है। और इसी बीच में हम दोनों के पास्ट को देखते हैं जब वो दोनों बहुत छोटे होते हैं। छोटी सी उम्र में आजा और तोमा अपनी मॉम को खो देते हैं जबकि उस विलेज का लैंडलॉर्ड यहाँ तक उसके फादर की भी गर्दन को काट डालता है। उसके बाद से उनकी जिंदगी में काफी ज्यादा गरीबी आ जाती है
और यूं ही उनका अचानक से पाला कुछ बैंडेड्स वगैरह से पड़ जाता है। पर उसका बड़ा भाई अपने बड़े होने पे सीधा सीधा उतरता है और वो हर सिचुएशन को पानी की तरह कंट्रोल में ले लेता है और गुजरता चला जा रहा होता है। पर एक रोज ऐसा भी आता है जहाँ पे यामदा के सामुराई उन्हें पूरे तरीके से और बहुत बुरे तरीके से घेर के रख लेते हैं। राजा कहता है नो वरीज ब्रदर, तुम फिलहाल यहाँ से खिसक लाओ तक मैं इन्हें डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, पर हाँ तुम मुझे बाद में बचाने आ जाना, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। और अब इसी तरह कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ पे दोनों के दोनों भाई अब अपने सामने आने वाले हर एक मॉन्स्टर का सफाया करते चले जा रहे होते हैं। और इसी दौरान एक मॉन्स्टर तोमा के बालों से उसे पकड़ लेता है और ऐसे लम्हे में तोमा इस वक्त उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा होता कि उसका भाई आजा उसकी तरफ पीट करके यहाँ से भागने लगता है। तो देख के तोमा को भी ये बात रियलाइज होती है कि अगर इस दुनिया में उससे कुछ करना है तो वो खुद ही करना पड़ेगा। यहाँ पे उसे चाहिए बदलाव, जैसे कि उसका भाई हर लम्हे पे बदलता चला गया और जिस वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बस ये काफी होता, यहाँ पे तोमा खुद ही अपनी मदद अपने आप करता है, खुद ही अपने आप को इस मॉन्स्टर की पकड़ से छुड़वाता है। और तब तक आजा पीछे से एक बहुत बड़ी वेपन लाके उस मॉन्स्टर पे फौरन से टूटा पड़ता है। पर पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब ये मॉन्स्टर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो अब उनसे बातें भी करने लगते हैं। पर हाँ वो सिर्फ इतना ही कह रहे होते हैं तुम लोगों ने गुनाह किया और इसकी सजा तुम लोगों को मिल के रहेगी। और अब तोमा काफी कंफ्यूज है, डर के मारे अब हिचकिचाते हुए कहने लगता है भाई हम जन्नत में नहीं है बल्कि इसके बजाय शायद से हम दोज़ख में है। तो उल्टा सा एक करीबी मुस्कुराहट के साथ अब कहने लगता है मैं अपने पास्ट में ये बाप वगैरह के बारे में काफी कुछ सुन चुका, तो तुम्हें मुझे ये बताने की हरगिज़ जरूरत नहीं। उसके बाद बस ये उसके कहने की जरूरत है। आजा पागलों की तरह इन मॉन्स्टर्स पे टूट पड़ता है, उन्हें वो काटता है, उन्हें बस वो काटता चला जाता है, उन्हें बस वो काटता रहता है। काटते हुए वो इन्हें इस बात का एहसास भी दिलवाता है कि भाई लोगों तुमसे बड़ा मॉन्स्टर इधर मौजूद है। तभी वो इन बड़े बड़े मॉन्स्टरों की लाशों के ढेर पे खड़े होकर चिल्लाते हुए कहने लगता है मैं हूँ असली खुदा। ये सब देखने के बाद तोमा को अपने पास्ट की एक झलक सी याद आती है, जहाँ पे तोमा रोते हुए कह रहा होता है कि वो अपनी मैंशन में वापस लौट के जाना चाहता है, जबकि वो एक सामुराई क्लैन से थे, वो नहीं रहना चाहता इन गुंडों के साथ। तो सब देख के आजा उसे तसल्ली देते हुए कहने लगता है अगर तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या करना है बस मुझ पे यकीन रखो, तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें वो सच्चाई और सही रास्ता दिशा दिखाऊंगा। कहानी प्रेजेंट पे आती है और आजा से बोलता है भाई एलेक्सर को ढूंढ के हम खुद ही पी लेंगे और तब फिर हमें कोई नहीं रोक पाएगा। और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। हमारी एपिसोड की शुरुआत में सागिरी बेहोश होती है और बेहोशी की हालत में वो ख्वाब में अपने फादर से मिलती है, जहाँ पे वो चूं चूं अपने फादर से मिली होती है। वो काफी ज्यादा खौफज़दा होती है और इसी के साथ वो डर के मारे उठ जाती है। में सागिरी अपने सामने गेंजी को पाती है और वो उससे पूछती है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो गेंजी उससे बताता है वो एक केव टाइप में है और यहाँ पे मॉन्स्टर वगैरह नहीं आ सकते। और पिछले दिन में उसे एक बटरफ्लाई ने काट लिया था जिसके पॉइजन की वजह से सागिरी बेहोश हो गई थी। सागिरी केव के बाहर अब कागीमारू को खाना बनाते हुए पाती है। फिर फूजी सबसे अब कहने लगता है जबकि सब यहाँ पे इकट्ठे हो गई है तो चलो इन्फॉर्मेशन के बारे में बातें करते हैं। वहीं पे कागीमारू अपना खाना पेश करते हुए कहने लगता है देखो बात ऐसी है, मुझे जो भी जंगल में मिला मैंने उसे पकड़ के बना दिया। जो मैं थोड़ी बहुत छानबीन कर रहा था मुझे फिलहाल एलेक्सर ऑफ लाइफ के कुछ असरात तो नहीं दिखे। वो फीमेल क्रिमिनल अब बोलने लगती है कि तुम्हें एलेक्सर के बारे में कुछ मालूम भी है। सुनने के बाद कागीमारू को अपने उसी लैंडलॉर्ड का ख्याल आने लगता है जो कि एलेक्सर ऑफ लाइफ की वजह से इमोर्टल था। कागीमारू उन्हें यह भी बताता है जो हैरानकुन बात यहाँ पे है कि इस फॉरेस्ट में ज्यादातर फ्लावर्स एक वक्त में इंसान ही होते थे। समय अब फूजी यहाँ की मूर्तियों के बारे में जिक्र करते हुए कहने लगता है ये सारी की सारी बुद्धिस्ट मूर्ति है। और जो बात कंफ्यूज करती है कि ये मूर्ति आए यहाँ पे कैसे, क्या इन्हें किसी इंसानों ने बनाया है जो यहाँ पे रहा करते थे। तो सागिरी इनकार करते हुए कहने लगती है यहाँ पे मॉन्स्टर्स के कारण इंसानों का रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है और मॉन्स्टर्स की जान लेते दौरान मुझे एक चीज थोड़ा बहुत परेशान करी है, उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है। अगर उनमें ये ऑर्गन्स नहीं है तो उनके बच्चे वगैरह कहाँ से आते हैं। तो हाँ उन्हें ये नहीं मालूम कि आखिर ये मॉन्स्टर आ रहे कहाँ से और कैसे सरवाइव कर रहे हैं। मुझे कोई टेक्स्ट बुक निकाल के अब पढ़ने लगता है कि ये चीजें बहुत ज्यादा मिस्ट्री से भरपूर है। और उल्टा कागीमारू एक क्रीपी स्माइल से मुस्कुराते हुए कहने लगता है अगर उनमें वो ऑर्गन्स ही नहीं है जिससे इनके बच्चे पैदा होते हैं तो जरूर यहाँ पे इमोर्टैलिटी के असरात दिख रहे हैं और उनके असरात दिख रहे हैं तो इसका मतलब एलेक्सर भी यहीं पे पाया जाता है।
उस सी में हम सागिरी को अकेले देखते हैं और उसकी कुछ हालत ठीक से नहीं लग रही होती, जो नोटिस करने के बाद केंजी भी उसके पास आके कहने लगता है, मुझे लगता है तुम्हें बोट लेके वापस चले जाना चाहिए। तुम वैसे भी यामाडा क्लैन की मेन बेटी हो वैसे भी, और जहाँ तक तुम्हारे औरत होने की ड्यूटी है तुम यामादा के नेक्स्ट हेड से शादी करो, क्योंकि जिस तरह से हालात है तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। सागिरी इस पर बोलने लगती है, पर ये तो मेरी जॉब है, तुम्हें क्या जॉब छोड़ दूं? गेंजी भी इस पर कहने लगता है, पर जो तुम्हारा हथियार था, तुम्हारा मेन हथियार, तो तुम वैसे भी कागीमारू के हाथों खो चुकी हो, इसमें कोई शक नहीं। सागिरी तुम वाकई में काफी स्किलफुल हो जहाँ तक पास शॉट्स की आती है, पर बैटलफील्ड में सिर्फ तुम्हारा स्किलफुल होना जरूरी नहीं है, और स्पेशली साइलेंट के लिए तुम्हारा ये सब भी काफी नहीं है। और उतने में यहाँ पे फूजी भी आते हुए कहने लगता है, पर यहाँ से निकलना भी इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। अब तक जितने भी सामुराई आ चुके हैं अभी तक कोई भी जिंदा बच के वापस नहीं गया। जो लौट के आया था उसकी मिसाल तुम्हारे सामने है। वो ये जैसे जैसे कैर होता है दूसरे सी में हम एक सामुराई को ही देखते हैं जो कि अपने क्रिमिनल को उठा के अब यहाँ से रफू चक्कर होने की कर होता है बोट लेके। बद से बदतर वो एरिया काफी ज्यादा धुंधलीला था, उससे कुछ भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। फिर वहीं पे बैठा उसका क्रिमिनल नुगु अब कहने लगता है, आए आए क्या तुम्हारा बेजा काम भी करता है या नहीं? अभी जो वाटर का करंट लेवल है वो बहता हुआ सीधा हमें वापस आइलैंड की तरफ ले जा रहा है, और बिना एलेक्सर के मुझे फ्रीडम नहीं मिल सकती। तो इसका सामुराई इसके जवाब में कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारा क्राइम काफी ज्यादा छोटा है, मुझे पूरा यकीन है तुम्हें आजादी मिल जाएगी। बहती हुई धुंध में वो लोग एक बहुत बड़ी शिप का साया देखते हैं, जिसे देख के वो लोग खुश होने लगते हैं कि शायद से वो इस पे बैठ के यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। और जब वो उस बोट के करीब जाते हैं सच्चाई खुल के उनकी आंखों के सामने बस जाती है। वो बोट पूरे तरीके से अंदर से टूट चुकी होती है। इसका मतलब कुछ लोग पहले भी यहाँ से भागने की कोशिश की है और उनका ये हाल है। फिर इसी खंडर बोट में हम कुछ अजीबो गरीब किस्म के क्रीचर्स को भी देखते हैं, और वो क्रीचर पहले लम्हे में ही उनके बोट पे टूट पड़ता है। अरे यार जबकि वो सामुराई और वो क्रिमिनल वक्त पे ही जंप मार के फौरन से पीछे हटते हैं, और ऐसा करते हुए वो फौरन से उस बड़ी बोट पे जाके गिर जाते हैं। तो नोरू ये सब देख के कहने लगता है कि अपनी शॉट को अंदर डाल लो, क्योंकि चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स इनके लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव है। एक तरफ तो इस टेक्सचर में बसे पड़े होते हैं कि उतने में ही वो क्रीचर्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर वो दोनों जूं जूं ही अपनी जान की बाजी लड़े होते हैं। तभी नोरू को अपने ग्रैंडफादर की याद सताने लगती है, मेरे पोते तुम यहाँ पे नहीं मर सकते, वरना अगर तुम मर गए हमारे सांग का ब्लड तुम्हारे साथ मर जाएगा, तुम लास्ट मेंबर हो। फिर हमें नोरू का पास दिखाया जाता है जो कि जंगल में वो अपने सामने कुछ समुराइज वगैरह को पाता है, और वो काफी ज्यादा थके हुए होते हैं। नोरू उन्हें देख के बोलने लगता है, अगर तुम लोग वाकई में इतना थक गए हो तो मैं तुम लोगों को अपने विलेज ले जा सकता हूँ। समुराइज वगैरह को अपने विलेज में तो ले जाता है, मगर वो समुराई एक लोगों के रूप में सांप निकलते हैं, वो उसके पूरे विलेजर्स वालों की जान ले लेते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि तुम लोग सारे के सारे लोग शोगुन के आदेश के बिना यहाँ पे रह रहे थे, अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, ये नोरू को यहाँ पे बंदी बना लेते हैं। जबकि नोरू सिर्फ इन सामुराइज की हेल्प करना चाह रहा था, पर बदले में उसने अपने ग्रैंडपा समेत पूरे विलेजेस को खो दिया। वो यहाँ पे खुद को कसूरवार ठहराता है। उधर ही उसके पास टेंजा आता है, वही सामुराई उसे फिर हेल्प पैराडी आइलैंड के बारे में बताता है कि किस तरह से तुम फ्रीडम को हासिल कर सकते हो। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे नोरू अपने सामने किशो को पाता है, जो कि पूरे तरीके से फूल में बदल चुका होता है। बाय द वे किशो वही है जिसके क्रिमिनल को कागीमारू ने इस आइलैंड में उतरते ही मारा था। क्रिमिनल के मर जाने के बाद वो फिर अकेला घर लौट के वापस जा रहा था कि उसकी हालत अब ये हो गई। उतने में वही अनजान क्रीचर यहाँ तक उस सामुराई की डेड बॉडी पे भी हमला कर डालता है। तेंजो यहाँ पे लड़ना तो चाह होता है, लेकिन नोरू अपनी हिम्मत इच्छा खो चुका होता है लड़ने की। वो अपने घुटनों पे बैठते हुए कहने लगता है, वैसे भी मैं अपने विलेजर्स का कातिल हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ मरना, मेरे को भूल जाओ तेंजा और तुम आगे बढ़ते रहो। तेंजा उसे यहाँ पे यूं मरने ला देता और वो उसे अपनी आखिर सांस तक प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लेता है। वो लड़ते लड़ते काफी ज्यादा थक चुका होता है, और वो उससे कहता है, मुझे तुम्हारे विलेजर्स के तो बारे में नहीं पता, मगर तुम बताओ क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो? बस ये उसे कहने की देर होती है कि उसे अपने मरहूम एक बार फिर से मरहूम ग्रैंडफादर की याद सताने लगती है। आंखों में आंसू बढ़ाते हैं और वो रोते हुए कहता है, हाँ मैं वापस से जाना चाहूंगा उसी जगह पे। और इसके ठीक बाद वो लोग एक और छोटी बोट की तरफ बढ़ने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है ये दोनों कैसे ना कैसे करके एक आइलैंड तक आखिर पहुंच जाते हैं। सक्सेसफुली फरार होने के बाद उन्हें थोड़ी बहुत तसल्ली होने लगती है। कपड़े वगैरह चेंज करते दौरान तेंजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उससे मालूम पड़ता है नोरू लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। जी इसे देख के काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। तो नोरू गाय उससे ये भी बोलता है, जब हम सक्सेसफुली यहाँ से फरार हो जाएंगे क्या तुम मुझसे शादी करोगे? खैर यार टफ सिचुएशन की वजह से तंजी इसका कोई जवाब नहीं देता। इस
सब के बाद वो मुद्दे पे उतरते हुए कहने लगता है कि हम अभी भी पूरे तरीके से फरार नहीं हुए। इस आइलैंड से सक्सेसफुली फरार होने के लिए हमें और बंदे भी चाहिए। कहानी दोबारा से सागिरी की ओर जाती है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि सुबह के सूरज निकलने से पहले पहली फुर्सत में तू यहाँ से खिसक ली। ये कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। वहीं पे फूजी भी कहने लगता है, एक तरफ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए, पर दूसरी तरफ मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कागी मारू एक इमोशनलेस हुआ करता था, पर जब से वो तुमसे मिला है वो थोड़ा बहुत रहम कर रहा है। ये सुनने के बाद सागरी भी अपने मन में कहीं ना कहीं पे इस बात से एग्री करती है कि हाँ यार। रात के बाद कागी मारू अब नजर वगैरह रख रहा होता है और बाकी लोग सो रहे होते हैं। वहीं पे अब जो ही सागिरी आती है तो कागी मारू से पूछने लगता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। ये सुन के सागिरी थोड़ा सा शॉक हो जाती है कि यार कागी मारू तो किसी की परवाह वगैरह नहीं करता। कागी मारू से ये भी बोलता है कि तुमसे मिलने से पहले वो फौरन से रश कर देता था, चाहे वो खतरा हो या नहीं, जो कि एक तरह से बेवकूफी भी है। पर अब मैं तुम्हारे शुक्रगुजार हूँ। मेरा मकसद जो कि अपनी वाइफ के पास लौट के एक शांति वाली जिंदगी गुजारना, वो मकसद तुम्हारे होते हुए अब पॉसिबल भी हो सकता है। वैसे भी सागिरी तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो। इसी तरह सागिरी की काफी ज्यादा हौसला अफजाई करता है और अब इसी तरह एक नए दिन की शुरुआत होती है, जहाँ पे सागिरी केंजी को साफ साफ बोल देती है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। थक चुकी हूँ कि लोग मुझ पे काफी ज्यादा सॉफ्ट जाते हैं, मेरे फादर भी। मैं चाहती हूँ लोग मुझे भी समुराई की नजर से देखें, ना कि गली नजर से। वो अपने घुटनों में बैठते हुए कहने लगती है कि उसे किसी भी हालत में अपने जॉब को फुलफिल करना है। और केंजी एकदम से अपनी ईवल मुस्कुराहट बढ़ते हुए सागिरी पे टूट पड़ता है और उससे इस बात का अंदाजा लगवाने की कोशिश करता है कि यह जगह बच्चों और लड़कियों के लिए नहीं है। इसी दौरान केंजी नोटिस करता है कि उसके हाथ में तो तलवार ही नहीं है। फिर वहीं पे उसकी तलवार हम देखते हैं सागिरी के हाथों में थामी हुई होती है। सागिरी उसका ही डायलॉग उसके मुंह पे मारते हुए कहने लगती है, मास्टर आपने ही तो मुझे सिखाया था कि बैटलफील्ड में तलवार को कभी अपने से छीनने मत देना। वो गुस्से से आके सागिरी के हाथ से अपनी तलवार वापस लेता है, पर तब तक सागिरी उसके पीछे वही बड़े कद वाला क्रिमिनल को पाती है। ये वही मुजरिम है जिसने इस आइलैंड में कदम रखते ही अपने सामुराई की जान छीन ली थी। केंजी उसकी तरफ जो ही अपनी नजरें दौड़ाता है और बस नजरें दौड़ाने की देर होती है कि तब तक वो क्रिमिनल एक हाथ मारते उसके पेट को बीच में से काट डालता है। सागिरी ये देख के जैसे कि उसका सर के ऊपर आसमान टूटाया हो। और इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड भी यहाँ पे खत्म होती है।